बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 के लास्ट रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास अवेलेबल थे उन्हें आज इंशाल्लाह अपने इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम अपनी बुक की तरफ चलें तो हमने 2.6 तक अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज 2.7 से स्टार्ट करते हैं। 2.7 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, अ स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ करना है फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एंड हाउ विल यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। एक तो चीज़ ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ये 2.7 और 2.8 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अगर आप इनके आंसर्स बताना चाहें तो प्रीवियस आपके पेजेस पर जहां हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किया था वहां पर ऐसा ग्राफ सर्च कीजिएगा जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट यानी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हो, तो वो आपको वहां पर उसके ग्राफ मिल जाएंगे। इसी तरह व्हाट वुड द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। ये भी बहुत सिंपल सा ग्राफ है, ये भी ऑलरेडी आपके उस पेज के ऊपर बना हुआ है। आप वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने उस स्केच को ड्रॉ करेंगे। 2.9 क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ से मुराद हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो सकता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ अ मोशन। तो बेटे हमारे पास हम सिंपल आंसर के अंदर, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हैं उन इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर भी इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम और एक्सेलरेशन ऑफ अ मोशन जो है ये अवेलेबल था, और हमने अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर इन तमाम को यूज़ किया और इन्हीं को यूटिलाइज भी किया। सो सेम एज हम इन सब चीज़ों को ईजीली उन स्पीड टाइम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो इसके लिए आंसर होगा वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर बहुत ही सिंपल होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बेटे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2.9, द आंसर इज हियर। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स मेंशन्ड अबव, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मोशन। So we come on towards the question number 10. How can a vector quantity be represented graphically? Graphically वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये दो पैटर्न हैं, एक है ग्राफिकल पैटर्न और दूसरा डिस्क्रिप्टिव है। इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव हमने अपने वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन जब पढ़ी थी बुक के स्टार्ट में, तो उसके साथ एक पैराग्राफ में मेंशन था कि अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहें इन अ फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी तो आप उसको बोल्ड लेटर्स में लिख दें, आप उस पर बार लगा दें या उस पर एक एरो हेड लगा दें। इस तरह से आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। यहाँ पूछा जा रहा है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक एरो हेड यानी एक कंप्लीट एरो बनाते हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। So we can simply describe the answer as graphically a vector quantity can be represented by a line segment with an arrowhead, यानी सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसके ऊपर एरो लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो स्केलर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं की जा सकती। तो पहली बात स्टूडेंट के स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसी भी वैल्यू यानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है। तो मैग्नीट्यूड्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैस का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, तो इसी तरह मैं 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 की क्वांटिटी रिमेनिंग रह जाती है। लेकिन इन फॉर्म ऑफ वेक्टर अगर हम देखें तो हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है।
तो मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर्स। तो अगर हम नंबर्स तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फिर एरोज को किस तरह से एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो इसलिए हम फिर स्केलर को अलग पैटर्न से और वेक्टर को अलग तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब कैसे ऐड करते हैं ये भी हम साथ देखेंगे। लिखा हुआ जी, वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर बिकॉज इन वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये स्केलर की तरह सॉल्व नहीं की जा सकती, लेकिन हम वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अलग मेथड है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हेड टू टेल रूल पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे ना, तो ये उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो फाइनल कंक्लूजन ये है जी, सो इट कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर, यानी हो तो सकती हैं लेकिन स्केलर की तरह नहीं हो सकती। ये बात सिर्फ यहाँ पर क्लियर करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट हमारे पास, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर अवेलेबल हैं जिनको हम विदाउट डायरेक्शन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर आपने अपनी लोकेशन बतानी हो तो उसके लिए आपको नॉर्थ और साउथ पोल्स की बाकायदा लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की वैल्यूज़ बतानी पड़ती हैं, या आप अपने किसी स्पेसिफिक स्कूल या किसी जगह की आप लोकेशन डिस्क्राइब करना चाहें तो उसके लिए भी आपके पास डायरेक्शंस का बताना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बगैर डायरेक्शन जो है वो कोई भी बंदा कंफ्यूज हो सकता है, उसको ये चीज़ श्योर नहीं होगी कि वो किस डायरेक्शन में मूव करके उसको जाना चाहिए। तो इसलिए ऐसी बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर हमें डायरेक्शन का बताना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम सिंपली आसान अल्फाज में लिख देते हैं जी, अ वेक्टर क्वांटिटीज आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ बिकॉज, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही दोबारा आंसर में इन्वॉल्व किया। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब द वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन, यानी उनका कोई मकसद नहीं होगा कि अगर हम उसको कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो एज फॉर एग्जाम्पल, एज अ डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज इनसफिशिएंट टू लोकेट द प्लेस विदाउट डायरेक्शन विच इज ऑल्सो नेसेसरी। यही जो बात मैंने भी आपके सामने एक्सप्लेन की थी उसी को यहाँ पर हमने एक सेंटेंस की फॉर्म के अंदर लिख दिया। यानी अगर आप किसी को लोकेशन बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्शन बताने की भी ज़रूरत है। अदरवाइज़ हो सकता है कि वो आपने उसे कहा यार कि 5 किलोमीटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप आ जाइएगा तो मेरा घर या मेरी लोकेशन आ जाएगी ऑफिस की, तो आप उसको जब ये बात सिर्फ करेंगे 5 किलोमीटर की तो वो 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में मूव करके जा सकता है। यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस। तो इसलिए ये चीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स कम ऑन टू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। 2.12 कंप्लीट हो गया। 2.13 ड्राइव द इक्वेशंस फॉर मोशन ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। हमने यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं उनको ड्राइव आउट करना है। तो ये हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इनको डिटेल से पढ़ा था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। आप उन्हीं क्वेश्चंस को इंडिविजुअली जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये 2.13 हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 2.14 भी आपको बेटे करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या है। स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यानी इसमें हमने सबसे पहले नंबर पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, उसमें मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से कि कौन सी चीज़, और ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन वही होगी जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त की थी। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द पॉइंट ए एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स एट पॉइंट बी with a final velocity vf, and the change of velocities will become as acceleration and it is represented by the slope of line AB। इस तरह से हमने एक एक्सप्लेनेशन जो थी वो सारी की सारी वही हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और जो यहाँ लिखा है ना, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो ये टोटल डिस्टेंस आप याद करें हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये टोटल डिस्टेंस ही फाइंड आउट किया था। तो आप यहाँ पर उस एक्सप्लेनेशन के साथ सेकंड और थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन, कोई एक डेरिवेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये हमारा 2.13 और 14 अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इसलिए हम 14 को नहीं करते। तो ये बेटे आपके कुछ रिमेनिंग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स जो पॉसिबल थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए।
इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।